ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के मजबूत होते रक्षा संचार तंत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोदकर और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। भारत के मजबूत होते रक्षा संचार तंत्र पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सुरक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोदकर मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल नानोदकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। स्वदेशी रक्षा संचार अवसंरचना के सामने वर्तमान में क्या चुनौतियां समझते हैं और वे राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? दूरसंचार की जो महत्वपूर्ण भूमिका एक डिफेंस सर्विसेज के नेटवर्क में जो हमने आज तक देखा है कि 4G नेटवर्क पर और WMA पर हमारा पूरा नेटवर्क निर्भर था जी। वो हाल ही में आपने सुना होगा कि चीफ मार्शल VR चौधरी जो अभी उन्होंने CDOT को विजिट करी है, जो हमारा सेंटर है फॉर टेलीमैटिक्स डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स है, उसको उन्होंने भेंट दी थी और उसके भेंट के दौरान काफी चर्चा हुई। CDOT के जो DG है वो उनके जो साथी है उनके साथ, एयरफोर्स के जो कम्युनिकेशंस के माहिर जो लोग हैं उनके साथ चीफ के प्रेजेंस में, और ये दर्शाता है कि हम जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठा रहे हैं उसमें हमारी जो नेटवर्क है एयरफोर्स की लोग या आर्मी या नेवी को हो या इंटर सर्विसेज की जो नेटवर्क है, तो उसको कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, उसको कैसे हम फुल प्रूफ बना सकते हैं ताकि लड़ाई के दौरान या पीस टाइम में उसमें कोई बाधा ना आए। और ये एक महत्वपूर्ण कदम हम उठा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो, कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कि युद्ध तो बाद में बात करेंगे, लेकिन छोटी सी एक्टिविटी जैसे पीस टाइम में जो हमको कई नेचुरल कैलामिटीज के साथ सामना करना पड़ता है और वहां पे फौज को बुलाया जाता है, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बहुत सारी जरूरतें होती है। तो पीस टाइम में हमारे दोनों तरफ में खतरा है, दोनों तरफ से वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान से है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में चाइना से हमको खतरा है, तो उनके ऊपर नजर रखना भी जरूरी है, सर्वेलेंस करना जरूरी है। तो ये सर्वेलेंस की इक्विपमेंट के जरिए जो हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं उसको सही जगह पे पहुंचाना, उसको आर्काइव करके रखना और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग मोड पे रखना, ये जरूरी चीजें होती है। और इसी की वजह से हम पीस मेंटेन कर सकते हैं हमारी चारों ओर। और पीस टाइम में अगर किसी को कठिनाई आए कहीं और किसी को मदद की जरूरत हो, तो उसके लिए हम जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए भी कम्युनिकेशंस की जरूरत होती है। तो ना कि सिर्फ युद्ध के समय बल्कि पीस टाइम में भी हमको कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है, दूर संचार की जरूरत होती है। और इसके लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो अभी हाल ही में हमने देखा है कि उसके ऊपर बहुत गहराई से चर्चा हो रही है। आपने जैसे बताया कि अभी CDOT की प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें स्टेट आर्ट ऑफ जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं इसके डेवलपमेंट पे चर्चा हुई, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी को काफी फायदा होना चाहिए। किस तरीके से इसको देखते हैं? ये जो प्रपोजल्स होते हैं, ये प्रस्ताव होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इसका कितना फायदा एयरफोर्स या सेना को मिल पाता है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि आज जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पीस टाइम की वॉर टाइम की एनवायरनमेंट है, वो जाल के ऊपर और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर है। अगर इस दिशा में देखा जाए तो 2014-15 में ही एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से और तीनों सेनाओं के मुख्यालयों की तरफ से उस समय 3 प्रपोजल्स गए थे, साइबर कमांड, स्पेशल फोर्सेस कमांड और स्पेस कमांड। ये 3 कमांड का निर्माण किया जाए अगर हमको फ्यूचर वॉर सिनेरियो के बारे में सोचना है तो। और उस डायरेक्शन में कुछ अप्रूवल्स दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और कमांड तो नहीं बने अभी तक, लेकिन डिवीजन लेवल के फॉर्मेशंस इन तीनों चीजों के लिए बननी शुरू हो गई है। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन के बने हुए हैं अभी, और उसमें अभी काम हो रहा है। तो उसमें से अगर हम साइबर कमांड के बारे में बात करें तो साइबर कमांड में जो अभी जिस डेवलपमेंट के बारे में आपने जिक्र किया, जो CDOT और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के चर्चा का विषय था, तो उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चीजें। विशेष मैं इसको बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि डिफेंस नेटवर्क एक इंट्रा सर्विस नेटवर्क होता है और एक इंटर सर्विस नेटवर्क होता है। इंटर सर्विस नेटवर्क एयरफोर्स का लिया जाए तो एयरफोर्स के वेरियस फॉर्मेशन में अलग अलग यूनिट्स में, यानी एयर डिफेंस के यूनिट्स हो, ऑफेंसिव फॉर्मेशन हो या स्पेशल फोर्सेस यूनिट हो, रेडार यूनिट्स हो, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क किया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। और उस नेटवर्क को सिक्योर रखना
बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें हमने हाल ही में देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया है कि चाइनीज ने साउथ चाइना सी में साइबर ऑपरेशंस कर रहे हैं, रशियन ने साइबर अटैक किए हुए हैं यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रशिया ने ब्लेम किया है यूक्रेन को कि क्रीमियन नेटवर्क में यूक्रेन ने उनको साइबर अटैक्स किए हुए हैं। तो इस तरह के साइबर अटैक ना ही युद्ध के समय, इस टाइम में भी हो सकते हैं, और उन चीजों से हमको अपने आप को बचाना है। और ये बात करी हमने इंटर सर्विसेज नेटवर्क की, उसी तरह से आर्मी और नेवी के बीच में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में एक इंटर सर्विसेज नेटवर्क भी बना हुआ है। तो इन नेटवर्क को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, और वो सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी का एक नया डिवीजन लेवल पे हमने काम करना शुरू किया है। और इसमें क्या काम करना है कि पीस टाइम में ये नेटवर्क कैसे चल रहे हैं, इनमें कोई मालवेयर तो नहीं, कोई घुस के उस नेटवर्क में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अगर मालवेयर घुस गया है उसमें तो तुरंत उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको काउंटर किया जाए, उसको काउंटर अटैक करके उसको वहीं पे उसको दबाया जाए ताकि वो पूरे नेटवर्क पे अटैक ना कर सके और नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्लीन ना कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर C.DOT काम करती है, और C.DOT उसके बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे भी काम करती है। जैसे अभी 4G नेटवर्क आ गया, उसके बाद में हम 5G नेटवर्क तक पहुंचे हैं अभी, और 5G नेटवर्क के साथ साथ 5G का जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है, जिसको 4G RAN या 5G RAN कहते हैं, उसके ऊपर भी C.DOT काम करती है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं हमारे सेनाओं के नेटवर्क में। C.DOT और सेनाएं मिलकर काम करें इसके ऊपर, तो एक हमारा फुल प्रूफ नेटवर्क हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारी जो डिफेंस PSUs है, जैसे DEL हमारे रेडियो सेट्स बनाती है, या इंटरनल नेटवर्क्स है हमारे, उसके जो इक्विपमेंट हार्डवेयर है वो बनाती है। तो एक तरफ हार्डवेयर हो गया और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर, और उसकी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सॉफ्टवेयर लिखना महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिकली आत्मनिर्भर हमको इन चीजों में बना सकती है। और इसका दूसरा फायदा यह है कि अगर हम इंडिजनाइज इसको हमारे ही देश के अंदर ये सारी चीजें अगर बन जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे इंजीनियर, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर में काम कर रहे हैं, तो हमारे खुद के नेटवर्क में सॉफ्टवेयर पर काम करना और उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलना, ये तो हम संभव है ये, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी पर काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमारे पास उस दिशा में काफी सालों से काम हो रहा है और हमें सक्सेस भी मिली है। तो ये सारी चीजों की वजह से सॉफ्टवेयर एक तरफ, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी उसके साथ साथ, और दूसरी तरफ को हार्डवेयर, अगर ये सारी चीजें हमारे हाथ में हो तो मैं समझता हूँ कि स्काई इज द लिमिट एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। एयर वाइस मार्शल, आपने भी बात कही कि साइबर अटैक्स जो होते हैं वो पीस टाइम और युद्ध टाइम दोनों समय हो सकते हैं। तो भारतीय सेना इस समय कितनी तैयार है इस अटैक से बचने के लिए? और जब भी हम सेना को आधुनिक बनाने की बात करते हैं तो वो सिर्फ हथियारों की बात नहीं करते, तकनीक की भी बात करते हैं। C.DOT इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए, जो नेटवर्क्स अभी चल रहे हैं वो कई सारे नेटवर्क्स हमने बाहर देशों से, जो हमारे मित्र देश है, उनसे खरीदे हुए हैं, और उनको हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसको हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको बनाकर हमको दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर एक जो सिक्योरिटी लेयर लगाई हुई है, वो सिक्योरिटी लेयर हमारी लगाई हुई है। यानी अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो वायुसेना ने हमारे अपने सिक्योरिटी लेयर्स उस नेटवर्क के ऊपर लगाए हुए हैं, ताकि उसको ब्रीच करने के लिए काफी कठिन होगा, काफी सख्त लेयर जो लगे हुए हैं उसके ऊपर। और अगर कोई ब्रीच करता है तो उसके इंडिकेशन हमको पता चलेगा, और जहां करेक्शन की रिक्वायर है कर सकते हैं। लेकिन आजकल जमाना ये आ गया है कि नेटवर्क के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों फील्ड में C.DOT काम करती है। ये दोनों उनका ब्रेड एंड बटर है C.DOT का, और उसके ऊपर काफी हद तक उनको सक्सेस मिली हुई है। तो अगर वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लोगों को जो अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो C.DOT समझ लें और उसके साथ C.DOT अगर काम करें, यानी दोनों मिलकर काम करें हाथ में हाथ डाल के, तो मेरे ख्याल ये टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है C.DOT के पास, उसका फायदा तीनों सेनाओं को होगा। और ना ही तीनों सेनाओं को, हमारे पैरामिलिट्री को भी जरूरत है इन चीजों की, तो उनको भी होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये जो हैंडशेक हो सकता है C.DOT, और हो रहा है, ऐसे नहीं है कि ये नया कल शुरू हुआ है ये काम, ये पहले से काम शुरू है, लेकिन उसको एक दिशा दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो आता है, उनके साथ साथ काम करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दोनों मिलके अच्छा रूप दे सकते हैं इसको।
अच्छा, स्वदेशी रक्षा संचार अवसंरचना यानी जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्वांटम एन्क्रिप्शन, ये इस तरह की जो टेक्निक्स है, प्रौद्योगिकी हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं आपके हिसाब से? आपने काफी टेक्निकल चीजें इसमें लाई हैं और ये सारी चीजें जो आपने बोला है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस जैसी चीजें जो है वो आज के तारीख में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये कैट एंड माउस गेम है, ये चूहा बिल्ली का गेम है। आप एक चीज आपके सिस्टम में लाएं तो उसको काउंटर करने के लिए जब तक आपका काम जब चल रहा है इन चीजों को डेवलप करने में, तो साथ ही साथ ये दूसरी चीज भी उसके ऊपर काम हो रहा है कि आपको कैसे काउंटर किया जाए। तो ये चीजें जो आपने जिक्र किया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, अगर आपको आपके नेटवर्क, आपके कम्युनिकेशंस सिक्योर रखने हैं तो। और इन चीजों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है आज की तारीख में कि इन चीजों को इस्तेमाल करने से जो फायदे हो रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन फील्ड में, उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट होती है तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है या हमारा डेटा स्टोरेज जहां हो रहा है या डेटा यूटिलिटी सिस्टम जो है, ये सारी सिक्योर रहेगी, कोई दोराया नहीं। भारत अपनी सीमा सुरक्षा में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हाल ही में ड्रोन या अन्य माध्यम से जो घुसपैठ पकड़ में आती है, उसको एयर डिफेंस टेक्निकल कंट्रोल रडार इसको रोकने में कितना मददगार हो सकता है, खासतौर पे जो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या उसको ट्रैकिंग कर पाने में ये कितने सक्षम हैं? हाल ही में आपने देखा होगा 3 या 4 साल हो गए जब से हम इन चीजों को सीरियसली लेना, बहुत ही महत्व देना शुरू किया था। और उस समय क्योंकि उस तरह की हमें थ्रेट्स थी, तो हमने बाहर हमारे मित्र देशों से ये जो डिटेक्शन सिस्टम्स है, क्योंकि देखिए जब रेडार जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, उसकी एनर्जी जो जाती है उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्शन डिटेक्ट करे और इस तरह से टारगेट डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन ये ड्रोन्स जो है इसके ऊपर नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स यूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट कंपोजिट्स यूज होते हैं जिसमें रडार रिफ्लेक्टिविटी बहुत ही कम है और इनका जो मोटर चलती है, जो पंखे चलते हैं, उनका भी सिग्नेचर बहुत ही कम होता है, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नए नए टेक्निक यूज किए हैं इसके लिए और अभी हमारे डीआरडीओ ने और निजी कंपनियों ने कई तरह के सॉल्यूशंस इसके ऊपर निकाले हैं। तो ये जो टैक्टिकल रेडार्स के बारे में जो आप ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम जिसको हमारी भाषा में कहते हैं, तो एंटी ड्रोन सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो आता है कि उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट होना भी थोड़ा मुश्किल है, तो अभी उसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो काफी कम है और उसको रेंज बढ़ाने के ऊपर कंटिन्यूअस काम हो रहा है उसके ऊपर, और उसमें सक्सेस भी हम पा लेंगे, ये हमें आशा है और विश्वास भी है। एक होता है कि उसको डिटेक्ट करना और दूसरा है उसको न्यूट्रलाइज करना वो टारगेट तक पहुंचने से पहले, और तो उसमें है एक है सॉफ्ट किल और एक है हार्ड किल। तो दोनों चीजों से उसको, यानी जो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है उस कंट्रोल का कम्युनिकेशन तोड़ा जाए, और दूसरा अगर कम्युनिकेशन ऑटो मोड में, यानी वो रिमोट से ऑटो मोड में चला जाए ताकि ड्रोन विदाउट ग्राउंड कंट्रोल के बगैर वो टारगेट तक पहुंचे, तो उसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको खराब किया जाए। तो ये दो स्तर पर काम करते हैं जो हम सॉफ्ट किल की बात करते हैं। और हार्ड किल में फिजिकली उसको ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है, उसमें लेजर गन्स का इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे ड्रोन्स के साथ उसको गिराया जा सकता है या फिजिकली उसको शूट कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जो मैंने बताए, एक डिटेक्शन के और हार्ड और सॉफ्ट किल के। तो इसके ऊपर काफी काम हुआ है और ये सिस्टम्स अभी बॉर्डर पर डिप्लॉय हुई है और सक्सेसफुली उन्होंने कई जगहों पे ये छोटे ड्रोन्स को भी मार गिराया है। काफी अच्छे सिस्टम्स मैं कहूंगा, और हमारे एयर डिफेंस के लिए और इवन जनरल जो सुरक्षा के बारे में हम देखेंगे, इंटरनल सुरक्षा के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोटकर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे थे भारत के मजबूत होते रक्षा संचार तंत्र पर आज सुरक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोटकर से। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। अभी आप सुन रहे थे भारत के मजबूत होते रक्षा संचार तंत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल एस.जे. नानोटकर और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।